हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोथ मंत्रा। एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रोथ मंत्रा में। मैं आपका साथी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। जी हाँ साथियों, जो हमने अपने सीटेट जुलाई 2023 के लिए तैयारी शुरू की है, उसी क्रम में आज हमारी पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र की चौथी क्लास होगी। जी हाँ, 4th क्लास होगी, जिसमें हम आज का अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स। तो सभी शिक्षण विधियों पर अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे। साथ ही आगमन व निगमन विधि को और भी अच्छे से जानेंगे, क्योंकि आगमन व निगमन विधि में हमारे सीटेट में एक ही पेपर सेट में कई बार 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं साथियों अपने आज के इस क्लास की ओर, इस सेशन की ओर, शिक्षण विधियों की तरफ जानेंगे इनको विस्तृत से। हम उसको जानेंगे कि शिक्षण विधियां क्या हैं, वे प्रकार क्या हैं उसके। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शिक्षण क्या है, शिक्षण शास्त्र क्या है। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, शिक्षण शास्त्र का मतलब है जो हमारे पास ज्ञान है उसको हमें बालकों तक पहुंचाना होता है, बालकों का चहुमुखी विकास करना होता है। बालक को ज्ञान और ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक रूप से सक्रिय करने के लिए, उनके इन पक्षों का विकास करने के लिए हम जिन भी युक्तियां, विधियां या साधनों का प्रयोग करते हैं वही हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। डिटेल में पढ़ना है तो कोने में लिंक आ रहा है, राइट कॉर्नर पे ऊपर लिंक आ रहा है, यहां से इसको देख करके आप शिक्षण शास्त्र को समझ सकते हैं। और तो शिक्षण विधियों से संबंधित है अब हमारा कि ऐसी विधियां जो परोसने के ढंग है, हम अपने जो ज्ञान को परोसते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से परोसते हैं, क्योंकि जो हमारे बालक हैं उनके कभी भी एक जैसे समान जैसे कैरेक्टर्स या गुण या विशेषताएं या रुचियां नहीं पाई जा सकती। अर्थात हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं और पाठ्यक्रम या जो भी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य बिंदु है, उनके स्तर को देखते हुए हम समान रूप से, समान तरीके से हर चीज को समझाने के लिए समान प्रकार की विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे शिक्षण शास्त्र में विभिन्न शिक्षण विधियों का चर्चा की गई है, उन पर प्रकाश डाला गया है। तो उन्हीं को आज जानेंगे कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। उसमें हमारे कुछ फैक्ट्स क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि किसने दी, और साथ ही कौन सी विधि की कौन सी या किस प्रकार की विशेषताएं हैं, आदि आदि। विशेषकर आगमन निगमन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक एक बिंदुओं को समझेंगे अपनी आज की इस क्लास में। शिक्षण की विधियां सबसे पहले हम जानेंगे आज की इस क्लास में कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं और कौन सी विधि के कौन हमारे प्रतिपादक हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अभी इनको डिटेल नहीं समझेंगे, फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि कौन सी विधि के कौन प्रतिपादक हैं। तो साथियों, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात को माना जाता है। सुकरात जो है, सोक्रेटिस जो है, वो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। वही दूसरी है हमारी संवाद विधि, कम्युनिकेशन मेथड, जो कि प्लूटो ने दिया है। जो हमारा क्वेश्चनिंग मेथड है वो सुकरात का है, और संवाद जो है वो प्लूटो का है, क्योंकि सुकरात के जो शिष्य का नाम भी क्या है? प्लूटो ही है। तो सुकरात प्लूटो गुरु शिष्य का संबंध रखते हैं, जिसमें सुकरात हमारे गुरु हैं और प्लूटो इनके शिष्य हैं। और वही प्लूटो के भी शिष्य का नाम है अरस्तु, जिन्होंने दी है आगमन निगमन विधि। यह साथियों, सुकरात, प्लूटो और अरस्तु ये गुरु शिष्य हैं। सबसे पहले सुकरात ने, सुकरात के शिष्य का नाम है प्लूटो और प्लूटो के शिष्य का नाम है अरस्तु। जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात ने दी है, संवाद विधि हमारी प्लूटो ने दी है, और आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक हमारे अरस्तु को माना जाता है। और वही साथियों, अक्सर हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हमारा शिक्षण शास्त्र या जो भी हमारे सीडीपी वाले पोर्शन से संबंधित कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड्स आता है, वहां पर अक्सर पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, या इस सिद्धांत के रूप में भी इसको जाना जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसके प्रतिपादक हैं हमारे सिगमंड फ्राइड। जी हाँ साथियों, जिसमें इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो पर चर्चा की है। अगला है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि को दिया है पेस्टालॉजी ने। जी हां साथियों, जो हमारे बाल विकास के प्रतिपादक भी माने जाते हैं, उन्होंने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि को दिया है। अगला है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक से जो हमारे हैं मनोवैज्ञानिक, इनके साथ जोड़ा जाता है प्रोजेक्ट विधि को। बिल्कुल साथियों, तो प्रोजेक्ट विधि जो है हमारी, या प्रोजेक्ट मेथड जिसे आप कहते हैं, वो दिया है किलपैट्रिक ने। अभी साथियों जो खास खास विधियां हैं उनको हम डिटेल में भी जानेंगे आगे, फिलहाल बस हम विधियां और उनके प्रतिपादकों को जान रहे हैं। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि दी है हमारे हेलन पार्खस्ट ने। बिल्कुल साथियों, डाल्टन विधि हमारी किसने दी है? हेलन पार्खस्ट ने दी है।
और अगली विधि है अन्वेषण विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल साथियों, आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। और अगला है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि हमारी सबसे मोस्ट फेमस है, अक्सर एग्जाम में आती है, बार बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखा जाता है। तो किंडरगार्टन विधि के हमारे प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल जो है हमारे, वो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। अगला है खेल विधि। बहुत से साथियों, बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि किंडरगार्टन विधि को खेल विधि के नाम से जानते हैं, या पूछ लिया जाता है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो सीधे सीधे उसको फ्रॉबेल उत्तर दे देते हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। जो हमारी किंडरगार्टन है वो खेल पर आधारित विधि है, लेकिन उसको हम खेल विधि नहीं कहेंगे। खेल विधि एक अलग से भी दी गई है हमारे कोल्डवेल कुक के द्वारा। ये कोक नहीं है, कुक है। तो कोल्डवेल कुक के द्वारा हमारी खेल विधि को दिया गया है। और ये जो है हमारा किंडरगार्टन विधि जो है वो खेल पर आधारित है, लेकिन उसको हम खेल विधि नहीं कहेंगे। अगर खेल विधि कहीं पर आता है तो उत्तर निश्चित तौर पर कोल्डवेल कुक को दिया जाएगा, ना कि फ्रॉबेल को। तो याद रखेंगे साथियों, किंडरगार्टन विधि के फ्रॉबेल है, लेकिन खेल विधि अगर बोल दे तो तुरंत हमारा उत्तर होना चाहिए कोल्डवेल कुक। अगला है जीवन इतिहास विधि। लाइफ हिस्ट्री मेथड भी एक है जो कि दिया है टाइडमैन ने। किसी भी बालक के संदर्भ में उसकी संपूर्ण इतिहास जानकारी को प्राप्त करते हुए उसको जो शिक्षण किया जाता है उसको जीवन इतिहास विधि के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रतिपादक टाइडमैन को माना जाता है। जी हाँ साथियों। अगला है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि और प्रश्नोत्तर विधि में साथियों अंतर है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्रश्नावली विधि अगर आएगा तो उत्तर होगा वुडवर्थ। बिल्कुल साथियों, प्रश्नावली विधि के साथ उत्तर होगा हमारा वुडवर्थ, और प्रश्नोत्तर के संबंध में हम उत्तर देंगे सुकरात। तो याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। प्रश्नोत्तर विधि हमारी सुकरात की है और प्रश्नावली विधि हमारी वुडवर्थ की होगी। अगला है समस्या समाधान विधि। जैसा कि साथियों सुकरात की हमारी पहले विधि आ चुकी है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रश्नोत्तर विधि है उसमें वो क्वेश्चनिंग करते थे और उन लोगों के उत्तरों को लेते थे, उसके माध्यम से वो चीजों को करते थे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या समाधान का भी एक प्रकार हुआ, तो इसलिए इनके नाम के साथ एक विधि को और जोड़ा जाता है, समस्या समाधान विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि हो या समस्या समाधान विधि के नाम से आ जाए, दोनों का उत्तर निश्चित तौर पर सुकरात ही होगा। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सीटेट के लेवल पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा स्किनर। जी हाँ साथियों, जो हमारे BF स्किनर हैं वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला है पाठ्यक्रम या टू पर्ड विधि। बिल्कुल, पाठ्य जो पुस्तक है हमारा, पाठ्य पुस्तक या इसको दूसरे शब्दों में टू पर्ड विधि भी के नाम से कहा जाता है। तो इसके हमारे प्रतिपादक हैं कमेनियस। बिल्कुल साथियों, याद रखना है, पाठ्य पुस्तक या टू पर्ड विधि के प्रतिपादक है हमारे कमेनियस। अगला है मूल्यांकन विधि, इवैल्यूएशन मेथड, जिसके संदर्भ में हमारा नाम जोड़ा जाता है BS ब्लूम। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है उसमें है भी मूल्यांकन के पक्ष में, संबंध में इन्होंने अपने पक्ष दिए हैं। उसमें इन्होंने ज्ञानात्मक को सबसे ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जिसके संदर्भ में इनका जो नाम जोड़ा जाता है वो मूल्यांकन विधि के साथ जोड़ा जाता है। तो मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं हमारे BS ब्लूम। अगला है एकीकृत विधि। एकीकृत विधि के संदर्भ में हमारा जॉन डीवी का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि ये प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं। समावेशी शिक्षा का इन्होंने कहीं ना कहीं पक्ष लिया है, जिसमें इन्होंने कहा है सभी प्रकार के बालकों को एक साथ जोड़ते हुए चीजों को, शिक्षण को कराया जाना चाहिए और चीजों को एकीकृत करते हुए, यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सभी चीजों को सामान्य स्तर से जोड़ते हुए आपस में एक साथ एक प्रकार से इनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसके संदर्भ में हमारे जॉन डीवी का नाम जोड़ा जाता है। तो साथियों बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है, एकीकृत विधि हमारी किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। अगला है सह संबंध या समन्वय विधि। जब किसी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, संबंध स्थापित करते हुए किसी चीज का शिक्षण किया जाता है, तो उसे सह संबंध या समन्वय विधि, कोऑर्डिनेट मेथड भी कहते हैं, जिसको दिया है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया साथियों? हर्बर्ट स्पेंसर ने हमारा दिया है सह संबंध या समन्वय विधि। अगला है हमारा भ्रमण विधि। भ्रमण विधि आप सभी समझते हैं, हमारे एनसीएफ ने रिकमेंड भी किया है कि भ्रमण पर अधिक बल दिया है, बालकों के कक्षा के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ने पर बल दिया है, तो उसी को भ्रमण कहते हैं। तो भ्रमण विधि के संदर्भ में पर्टिकुलर नाम जोड़ा जाता है हमारे पेस्टोलॉजी का। जी हाँ साथियों, भ्रमण विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी को
माना जाता है। अगला है साथियों मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, असबर्न ने दिया है हमारा। किसने दिया है? असबर्न ने दिया है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान विधि, क्रियात्मक अनुसंधान विधि के प्रतिपादक है हमारे स्टीफलन एम कोट। बिल्कुल साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान विधि स्टीफलन एम कोट। अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। बिल्कुल साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो चाहे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो, नाम हमारा स्किनर का ही आएगा। लेकिन साथियों याद रखना है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो लेकिन शाखीय शब्द अगर जुड़ जाए तो फिर हमारा उत्तर स्किनर नहीं होगा, फिर होगा हमारा नॉर्मल ए क्राउडर। बिल्कुल साथियों, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि हमारा नॉर्मल ए क्राउडर ने दी है। और वही हमारा है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि, खुद से अभी निर्देशन देते हुए अभिक्रमित करते हुए अनुदेशन विधि किसने दी है? हमारी फ्रेंड एस केलर ने। किसने दी है? फ्रेंड एस केलर ने हमारी दी है। अगला है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। बिल्कुल साथियों, छांट छांट के बिल्कुल मैंने ऐसे लिखी है सारी कि जो बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में आपको आ सकती हैं और आपको अच्छे से उनको जानकारी होनी चाहिए। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। और साथियों ये तीन शब्द हैं या तीन चीजें हैं, इनके संबंध में आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें उत्तर देना है निश्चित तौर पर। जॉन डीवी, क्या शब्द होंगे वो? अगर पूछा जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन करते हैं तो उत्तर होगा जॉन डीवी। अगर उत्तर क्वेश्चन आ जाए कि प्रगतिशील विद्यालयों का समर्थन किसने किया या प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन इसके लिए सबसे ज्यादा इसको समर्थन करते हैं तो उत्तर होगा जॉन डीवी। और लैब विद्यालयों के संदर्भ में भी अगर नाम जोड़ा जाता है तो हमारा जॉन डीवी का जोड़ा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, प्रगतिशील विद्यालयों का समर्थन और लैब विद्यालयों से संबंधित हमारी बात की गई है किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। बिल्कुल साथियों, तो ये हमने जाना अभी अपने इस आज के सेशन में पहला बिंदु कि कौन कौन सी हमारी शिक्षण विधियां हैं और कौन उनके प्रतिपादक है। हमने इनके बारे में कोई डिटेल नहीं जाना है। अब जो हमारी खास खास शिक्षण विधियां हैं उन सभी के बारे में डिटेल जानेंगे। इन सभी के बारे में तो साथियों नहीं जानेंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं या कुछ अंदर की ऐसी चीजें हैं जो उसमें से क्वेश्चंस को बनाने में मदद करती है या उनसे उत्तर निकलते हैं। तो हम उन्हीं विधियों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं साथियों, हमारी पहली विधि है आगमन विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी आगमन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। बिल्कुल साथियों, इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे सीटेट में। एक ही पेपर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है, उन सभी में शामिल है। हिंदी की पेडागोजी बनाने वाले को नहीं पता होता क्योंकि उसने इंग्लिश की पेडागोजी नहीं बनाई है, उसने सीडीपी की नहीं बनाई है। सीडीपी की पेडागोजी बनाने वाले को मैथ और हिंदी की नहीं पता होता। तो कुल मिलाकर सभी अपनी पेडागोजी अलग अलग बनाते हैं। इसकी वजह से एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट के पेपर में भी आगमन निगमन विधि में से ही 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कई बार 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो साथियों, आगमन विधि या इंडक्टिव विधि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें नाम जोड़ा जाता है हमारा अरस्तु का। किसका नाम जोड़ा जाता है? अरस्तु को आगमन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अब ये आगमन विधि है क्या साथियों? तो साथियों, आगमन विधि में क्या होता है, जब एक कक्षा में शिक्षक जाता है और सबसे पहले वो अपने आसपास की चीजों के संदर्भ में बच्चा को शिक्षक क्या करता है, नाम ले लेकर के बताता है और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करता है, या कोई वस्तु दिखाता है, कोई चीज दिखाता है, उससे संबंधित फिर क्वेश्चंस करता है और फिर उनसे पीछे के कारण पूछने का काम करता है। अर्थात पहले कोई वस्तु दिखाई जाती है, कोई चीज दिखाई जाती है, कोई उदाहरण दिया जाता है, जिन चीजों के बारे में बच्चे जानते हो, समझते हो, उनसे परिचित हो, जिनको देखा जा सकता हो, जिनका भौतिक स्वरूप हो। जब इस प्रकार की चीजों को जाकर कक्षा में पहले उपलब्ध कराया जाता है, दिखाया जाता है, आदि आदि चीजें की जाती हैं और फिर उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाता है और उनके पीछे या फिर कारणों को पूछा जाता है। तो जब बच्चे नहीं बता पाते हैं तो फिर उनको उनसे संबंधित कारणों को बताने के लिए कुछ नियम आदि की विवेचना की जाती है, स्पष्टीकरण किया जाता है, नियमों को समझाया जाता है। तो साथियों, उसी को ही क्या कहा जाता है, आगमन विधि कहा जाता है। अर्थात जब पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाएं, फिर उसके बाद नियम समझाए जाएं, तो ऐसी विधि को
या कक्षा में शिक्षण के इस प्रकार को ही, इस तरीके को ही हम क्या कहते हैं, आगमन विधि के नाम से जानते हैं। क्योंकि साथियों, बच्चों को जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, जो उदाहरण है, जो चीजें देखी हैं, उनको दिखा करके उनके बारे में समझाना बहुत आसान होता है, सरल होता है। तो जब भी कोई कक्षा में शिक्षक हमारा पहले उदाहरण देता है, जीवन से संबंधित चीजों के बारे में बताता है और फिर अगर नियमों को समझाता है, तो बच्चे चीजों को आसानी से समझ पाते हैं, उनको ग्रहण कर पाते हैं। और क्योंकि शुरुआत में बच्चा कैसा होता है, हमारा प्रत्यक्ष अनुभवों पर ज्यादा बल देता है, जो देखने सुनने वाली चीजें होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित चीजें हैं, उन पर जल्दी सक्रिय रूप से शामिल हो पाता है। और छोटे स्तर पर हमारी सबसे अच्छी विधि मानी गई है, जो प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी विधि मानी गई है, वो हमारी आगमन विधि ही मानी गई है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल का दिया जाता है, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बाद में रूल्स की बात की जाती है। तो जब पहले एग्जाम्पल दिए जाएं, उदाहरण दिए जाएं, बाद में तत्पश्चात रूल्स या नियमों की बात की जाए, तो उसी को ही आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। और डिटेल जानेंगे इसे। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। बिल्कुल साथियों, जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखकर सुनकर, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के आधार पर चीजों को जल्दी से समझ सकते हैं। इसलिए जो हमारी आगमन विधि है, वो प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही ये बालकों के संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बालकों की रुचि, आवश्यक जो उनकी क्षमताएं हैं, कहीं ना कहीं उसके अनुसार इसमें चीजें चल रही होती हैं। इसलिए इस शिक्षा की जो विधि है, शिक्षण का जो ये माध्यम है, जो भी हमारा एक मेथड है, इसको हम एक बाल केंद्रित विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बालकों की आवश्यकताओं को, क्षमताओं को पूर्ण करती है, या उनको ध्यान में रखकर शिक्षण कराने की एक तरीका है या विधि है। तो याद रखेंगे साथियों, आगमन विधि हमारी कैसी विधि है, बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। साथ ही इसमें अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है एग्जामिनर, तो पूछ लेता है कि बताइए आगमन विधि में हमारा बालक का कैसा चिंतन शामिल होता है। तो साथियों याद रखेंगे, इसमें बालक का अपसारी चिंतन शामिल होता है। कैसा शामिल होता है चिंतन? अपसारी चिंतन। तो याद रखेंगे, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में हमारी थिंकिंग अप्रोच कैसी होती है? तो बिल्कुल साथियों, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है या अपसारी चिंतन होता है। लेकिन साथियों, सिर्फ इतने ही जानने से हमारा आगमन निगमन नहीं समझ में आता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सिर्फ उदाहरण से नियम की ओर हमने जान लिया कि आगमन विधि है, लेकिन कई बार वो कुछ अन्य शब्दों के साथ, अन्य सूत्रों के साथ, अन्य शब्दों को प्रयोग करते हुए इसको पूछ लेता है, और वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आगमन है या निगमन है या कोई नई विधि हो गई। तो साथियों, उदाहरणों के संदर्भ में हम अन्य शब्दों को भी इस्तेमाल करते हैं, और नियम के शब्दों में हम संबंध में हम अन्य शब्दों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, सिर्फ उदाहरण से नियम की ओर लिखने बोलने पर ही आगमन विधि नहीं होगी। अगर कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां भी हमारी आगमन विधि होती है। समझते हैं साथियों इसको डिटेल में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो इसका मतलब क्या है? आगमन विधि। क्योंकि साथियों, उदाहरणों को स्पेशल माना गया है और नियम को सामान्य बात माना गया है, छोटी बात माना गया है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं साथियों, वही तो उदाहरण है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब क्या है? आगमन विधि। जो दिख रहा है वही क्या है? उदाहरण है। जो ज्ञात है वो उदाहरण है। याद रखना है अच्छे से। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हमारा क्या होगा? आगमन विधि होगा। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब कॉन्क्रीट, जिनका सॉलिड स्ट्रक्चर है, शेप है, फिजिकल उनका जो अपना है आकृति है। तो इसका मतलब जो मूर्त है उसको हम देख सकते हैं, यानी कि वो ज्ञात है। जो ज्ञात है वही स्पेशल है, और जो स्पेशल है हमने किसको माना है? उदाहरण को माना है। तो याद रखेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर भी हमारा आगमन विधि को ही फॉलो करता है। मूर्त यानी कि ऐसी चीजें जो दिखाई देती हैं उनको हम उदाहरण ही मानते हैं, और अमूर्त का मतलब जो हमारा कल्पना है, एक प्रकार का जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका कोई स्वरूप ही ना हो। तो नियम का हमारा इस प्रकार से ही, नियम कोई चीज थोड़ी है, हमारे आसपास कोई चीज थोड़ी है, हमने उसको बस कल्पना किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। कोई नियम हमारे नाम की कोई आसपास कोई ऐसी चीज नहीं होती है, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। तो मूर्त से मूर्त की ओर बिल्कुल साथियों आगमन विधि होगा। अगला है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो चीजें दिखाई दे, और प्रमाण मतलब किसी भी चीज के संदर्भ में कोई तर्क होते हैं। तो तर्क का कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात वो नियम हो गए। और प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने है,
वो उनके आधार पर ही तो तर्क किए जा रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष का मतलब है जो चीज हमारे सामने हो, जो सामने है यानी कि मूर्त है, जो मूर्त है वो ज्ञात है, जो ज्ञात है वही हमारा उदाहरण माना जाता है। तो इस आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अर्थात यह आगमन विधि का ही सूत्र है। और अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो साथियों याद रखना है, उदाहरणों को बड़ा माना गया है। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। तो स्थूल मतलब उदाहरण, उदाहरणों को बड़ा माना गया है, नियम को छोटी चीज माना गया है। तो याद रखना है आगमन विधि इंडक्टिव मेथड के सूत्र हैं। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरणों को किन किन चीजों को माना गया है, उदाहरणों को स्पेशल माना गया है। जो चीजें ज्ञात हैं वो उदाहरण है, जो मूर्त हैं वो उदाहरण है, जो प्रत्यक्ष हैं वो उदाहरण है, और उदाहरणों को हमने बड़ा माना है। तो अगर इस प्रकार से चीजें दी हुई हैं तो हमारी आगमन विधि होगी। लेकिन साथियों ये अपोजिट भी हो सकती है, अगर ये उल्टे क्रम में लिखे आते हैं। हालांकि मैं अभी आगे निगमन विधि में भी इनको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी यहां थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसी को ये उल्टा कर देता है, क्योंकि आगमन निगमन विधि अपने आप में विपरीत विधि मानी गई है, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। तो अगर उदाहरण से नियम लिख दिया तो आगमन है, लेकिन ये अगर इसको नियम से उदाहरण कर देता है तो फिर ये निगमन विधि हो जाएगा। अब ये मूर्त को अमूर्त से मूर्त से अमूर्त को अगर उल्टा कर दे कि अमूर्त से मूर्त, तो जो भी शब्द हमने उदाहरण के लिए माने हैं अगर वो शुरुआत में है तो इसका मतलब आगमन विधि है, और वो जो हमने शब्द उदाहरण के लिए फिक्स किए हैं, जिनको हमने उससे कनेक्ट किया है, जोड़ा है, अगर वो बाद में लिखे हुए हैं तो हमारा निगमन विधि होगा। तो चलते हैं आगे, अपना समझते हैं अगली विधि निगमन विधि को। तो साथियों आगमन के बाद निगमन विधि आती है सेकंड नंबर पे, वनी लिख गया है ये, कोई बात नहीं। तो निगमन विधि यानी कि इसको हम डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो इसके संदर्भ में भी नाम हमारा अरस्तु का ही जोड़ा जाता है, क्योंकि आगमन निगमन विधि दोनों ही हमारे अरस्तु ने दिए हैं। इसमें साथियों क्या होता है, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं निगमन, तो पहले इसमें नी आ रहा है, अर्थात पहले नियम दिए जाते हैं और फिर बाद में बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों ऐसा कई बार होता है कि हम चीजों के संदर्भ में पहले उदाहरण पेश नहीं करते हैं, पहले कोई नियमों को समझा देते हैं। जैसे कोई कक्षा में एक शिक्षक आता है और वो ब्याज चैप्टर पढ़ाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, और फिर वो उनको क्वेश्चंस हल कराना शुरू करता है, यानी कि एग्जांपल्स बाद में देता है। तो इसका मतलब है वह शिक्षक कक्षा में निगमन विधि को या डिडक्टिव मेथड को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या होता है कि पहले नियम दिए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसा करना कक्षा जो हमारी छोटी कक्षाएं हैं उनमें ज्यादा अच्छा नहीं होता है, संभव नहीं होता है, या हमारे उद्देश्य इतने प्रभावी तरीके से नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की विधियों को हम उच्चतर स्तर पर या उच्च स्तर की कक्षाओं पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा बौद्धिक विकास ठीक से हो चुका होता है। हम प्रत्यक्ष अगर चीजें सामने ना भी हो तो भी उनके बारे में समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अमूर्त परिकल्पना, अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो चुकी होती है। तो इस आधार पर निगमन विधि भी प्रयोग तो की जाएगी, लेकिन इसको उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ना कि निम्न स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर इसको ज्यादा अच्छा या प्रभावी नहीं माना गया है। तो जो हमारी निगमन विधि है ये उच्च स्तर पर अपनाई जाती है या प्रभावी मानी जाती है। क्योंकि ये उच्च स्तर पर अपनाई जा रही है, बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें ध्यान में नहीं रखा जा रहा, बच्चों की क्षमताओं को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आधार पर इसको हम थोड़ा सा अध्यापक केंद्रित विधि के रूप से जानते हैं। इसमें हमारा क्या हो रहा है साथियों, पहले रूल्स की बात हो रही है, बाद में उससे संबंधित एग्जाम्पल से उदाहरणों को पेश किया जा रहा है। इसलिए इसको निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है उच्च स्तर पर अपनाई जाती है, और इसको कहीं ना कहीं अध्यापक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड मेथड माना जाता है। जैसे इसको प्राचीन समय में तो गणित और व्याकरण के लिए अच्छा माना गया था। पहला पुराने समय में हमारे गणित व्याकरण आदि सब निगमन विधि से ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में हमारी शिक्षक व्यवस्था जो है बाल केंद्रित होने के कारण प्राथमिक स्तर पर व्याकरण और बाकी सारी चीजों को उदाहरणों के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब वर्तमान का स्वरूप बदला है। लेकिन इस विधि को प्रयोग किया जा रहा है अब हमारे उच्च स्तर पर। पुराने समय में हमारा जो है रूल्स के आधार पर ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बाल केंद्रित है, इसलिए इसको अलग प्रकार से यानी कि अब पहले उदाहरणों को ही पेश किया जाता है, यानी कि उच्च स्तर पर इसको शामिल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आगमन विधि में भी कि इसके कुछ सूत्र है, तो बिल्कुल साथियों जैसा कि मैंने उसमें बताया, आप एक बार गौर करें तो बिल्कुल सेम इसका अपोजिट है। निगमन का मतलब ही क्या है, आगमन में उदाहरण से नियम चलता था, तो इसमें उल्टा हो गया कि शिक्षक पहले नियमों की बात कर रहा है, बाद में उदाहरण में।
उदाहरणों की चर्चा कर रहा है। तो उसी क्रम में अगर आप देखें तो सारे शब्द वही हैं, बस इनका क्रम बदल गया है। क्योंकि नियमों को हमने क्या माना था, सामान्य बात माना था। नियम दिखाई नहीं देते हैं अर्थात अज्ञात होते हैं, अमूर्त होते हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। ये प्रमाण होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष के आधार पर तर्क जो होते हैं, विचार जो होते हैं, वही हमारे नियम होते हैं। और सूक्ष्म यानी कि नियमों को छोटा माना गया है। तो याद रखेंगे साथियों, निगमन विधि में हमारा सूत्र क्या हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में नियम से उदाहरण की ओर पूछते हुए कहे कि बताइए ये कौन सी विधि को फॉलो कर रहा है, या आपसे पूछ लिया जाए अन्य शब्दों से भी इसको पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी जनरलाइजेशन नहीं करना है कि एक ही क्रम से पूछा जाएगा। इसको क्रम घुमाकर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्रम इसका अपोजिट हो जाते ही दूसरी विधि को फॉलो करता है। तो और अन्य शब्दों के साथ भी इसी को प्रयोग किया जा सकता है। सिर्फ नियम या उदाहरणों को प्रयोग ना करके अन्य शब्दों को भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उसी में याद रखेंगे, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि होगा, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इस सभी जो हमारे स्टेटमेंट्स है, सूत्र हैं, ये सभी हमारे निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। उम्मीद है साथियों आपको आगमन निगमन विधि अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको जरा भी कोई समस्या हो तो एक बार आगमन निगमन विधि को दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके बैक से दोबारा से प्ले करके उसको देख लीजिएगा, और हो सके तो इन सूत्रों को एक पेपर पे अच्छे से नोट्स में कॉपी में लिख करके इनको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन तक इन्हीं में से देखने को मिल जाते हैं। हमारी अगली विधि है साथियों किंडरगार्टन विधि। बहुत पूछा जाता है किंडरगार्टन विधि के हमारे प्रतिपादक कौन है, अक्सर यही पूछा जाता है। तो इसके संदर्भ में हमारे जर्मनी के फ्रॉबेल का नाम जोड़ा जाता है। किंडरगार्टन जो पद्धति है हमारी या विधि है, इसके प्रतिपादक हमारे फ्रॉबेल हैं। इसमें क्या होता है साथियों, इसको क्यों किंडरगार्टन कहा गया है तो जानते हैं इसके बारे में। इनके अनुसार स्कूल बच्चों का बाग है। इन्होंने बागवाड़ी के नाम से भी इसको कहा है कि स्कूल को इन्होंने बच्चों का क्या कहा है, बाग कहा है, जिसमें बच्चे जो होते हैं खुद से ही क्रिया करते हुए, स्वयं क्रिया करते हुए अपने आप से वातावरण में घुलते मिलते हैं, खेलते कूदते हैं और अपना अधिगम, अपना व्यवहार परिवर्तन करते हैं। इसी विधि को ही इन्होंने इसलिए ही किंडरगार्टन विधि के नाम से जाना कहा है कि इसमें बच्चा क्या होता है, खेल खेल में आसानी से स्वयं रूप से खुद से ही क्रियाओं को करते हुए, बच्चों के साथ शामिल होते हुए अपने बच्चों का एक बाग कहा है इसलिए क्योंकि बच्चे खेल खेल में अपने आप से चीजों को समझ रहे हैं, खेल खेल में ही चीजों को समझते हुए अपना व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना होता है, इसलिए इसको किंडरगार्टन कहा है, बच्चों का बगीचा या बच्चों का बाग या बागवाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों किंडरगार्टन जो पद्धति है इसके क्या लाभ हैं या किस पर आधारित है, यह शिशु शिक्षा पर बल देती है। छोटे बच्चों के संदर्भ में ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें शिक्षा जो होती है वो खेल द्वारा दी जाती है। बच्चों को खेल खेल में ही चीजें समझाई जाती हैं, खेल खेल में ही गणित, भाषा और अंक जो भी हमारी चीजें हैं इन सभी का विकास कराया जाता है। बालकों को इसमें स्वतंत्रता दी जाती है, कोई भी बाध्यता या उसको किसी भी प्रकार के दबाव से, अनावश्यक दबाव या फालतू की चीजों से बिल्कुल दूर रखा जाता है। उसकी इच्छाओं के अनुरूप, उसकी क्षमताओं के अनुरूप चीजों में शामिल करने का उसमें प्रयास किया जाता है, और बच्चे की जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको पूर्ण रूप से उसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की क्या क्या क्षमताएं हैं, वो किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों में विभिन्नताएं रखते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, और इसी बहाने उसमें सामाजिक भावना का भी विकास होता है और वह चीजों को समझने का आसानी से प्रयास कर पाता है। तो इसी को कहते हैं किंडरगार्टन विधि, जिसके संदर्भ में हमारे फ्रॉबेल का नाम जोड़ा जाता है। अगली विधि है मॉन्टेसरी विधि। बिल्कुल साथियों बहुत अच्छे से इसको आपने सुना होगा, मॉन्टेसरी के नाम से सुनने को मिलता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो हमारी, इसके संदर्भ में हमारा नाम जोड़ा जाता है मारिया मॉन्टेसरी। बिल्कुल साथियों हमारे इटली की जो है एक मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा मनोवैज्ञानिक है मारिया मॉन्टेसरी, उनका नाम मॉन्टेसरी विधि के संदर्भ में जोड़ा जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति आपको लगेगा मॉन्टेसरी ही है, लेकिन याद रखना साथी उनका मारिया नाम है, क्योंकि मारिया एग्जाम में जब ऐसा कोई विधि होती है या ऐसा कोई सिद्धांत होता है जिसमें उन्हीं के नाम पर होता है, तो फिर उसके पूरे नाम को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो मारिया की जगह कुछ अन्य शब्दों को जोड़ देगा और आप हम सामान्य तौर पर याद रख लेते हैं कि मॉन्टेसरी उनके नाम पर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मारिया की जगह वो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है जिनमें चारों में ही मॉन्टेसरी आ रहा हो, लेकिन मारिया की जगह पर
अन्य शब्द भी जोड़ के दे दिया हूं, लेकिन मॉन्टेसरी सभी में मिल सकता है। तो याद रखेंगे, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मारिया मोंटेसरी। इन्होंने अपने इस शिक्षण विधि में क्या किया कि इन्होंने कम बुद्धि वाले बालकों की शिक्षा का कार्य शुरू किया। इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमताएं कम हैं, किसी भी प्रकार से उनका आईक्यू लेवल कम है, तो उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी उनकी मानसिक कमजोरियां हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उचित प्रशिक्षण के अभाव में जो भी वो चीजें रह जाती थी उनको उपलब्ध करने का प्रयास किया, और जिसके संदर्भ में विधि थी मॉन्टेसरी विधि। अतः इन्होंने अपने इस मॉन्टेसरी विधि में कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से सिखाने पर बल दिया। लेकिन इसमें खेल पर तो हमारा किंडरगार्टन विधि भी है, लेकिन इनका जो मुख्य रूप से अभिप्राय है वो कम बुद्धि वाले बच्चों में, या जिनका आईक्यू लेवल कम है, या जिनमें सीखने सिखाने से संबंधित जो भी क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं उनमें किसी भी प्रकार का अभाव है, ऐसे बालकों के संदर्भ में जो इन्होंने खेल विधि पर बल देते हुए विभिन्न प्रकार के खेलों को शामिल करते हुए उनके शिक्षा के संदर्भ में जो विधि थी उसी को ही मॉन्टेसरी विधि के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में मॉन्टेसरी शिक्षा के गुण, तो मॉन्टेसरी शिक्षा के गुण क्या है, तो यह हमारी जो शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी शिक्षा विधि जो है, इसमें हमारे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अर्थात ये हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ आदि हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अर्थात जब बालक को किसी कार्य को शामिल इस प्रकार से किया जाए कि वह देख सके, उनको टच कर सके, उनको सुन सके, या उनको इस प्रकार से शामिल किया जाए जिनमें वह बच्चा क्रियाशील हो, अर्थात उसी को ही हम ज्ञानेंद्रियों के आधार पर प्रशिक्षण कहते हैं। अर्थात हमारी जो मॉन्टेसरी शिक्षा विधि है वह ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है, साथ ही यह बालक की स्वतंत्रता पर भी बल देती है। वह कहती है कि बच्चे को शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाए, वह स्वयं रूप से खुद से क्रिया करते हुए अपने ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा को ग्रहण कर सके। साथ ही यह बालकों के संदर्भ में शारीरिक शिक्षा पर भी बल देती है, और यह सबसे बड़ी बात इसमें एक और कि यह दंड का बहिष्कार करती है, जिसमें दंड को निषेध किया गया है। अर्थात इसमें बच्चा खेल खेल में अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए स्वयं रूप से खुद से ही चीजों को समझे, पढ़े और ग्रहण करे, और स्वतंत्र रूप से वो इस प्रकार की चीजों को कर सके, और उनको किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार का कोई दंड ना दिया जाए। इसी प्रकार की विधि को ही मॉन्टेसरी विधि, या इस सभी गुणों के आधार पर कह सकते हैं हम कि जो हमारी मॉन्टेसरी शिक्षा विधि है तो एक बाल केंद्रित विधि है, इसलिए इस वर्तमान शिक्षा में इसको ज्यादा प्रभावी रूप से पसंद किया जाता है, लागू किया जाता है। अगली विधि है साथियों परियोजना विधि। हम बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट विधियों की ही चर्चा कर रहे हैं, जिनमें अंदर से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि हमारी है, इसके संदर्भ में नाम जोड़ा जाता है किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक ने अपने इस विधि के संदर्भ में कहा है कि बालक को अगर सामाजिक वातावरण के अनुसार चीजों को शामिल करते हुए पढ़ाया जाता है, उसके संदर्भ में चीजों को शामिल किया जाता है। बच्चा जिनमें वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से अंतक्रिया करते हुए चीजों को करता है, सीखता है, तो वह काफी रूप से प्रभावी ढंग से चीजों को समझ पाता है, कर पाता है। इसी विधि को ही, या इस तरीके को ही परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रतिपादक हमारे हैं किलपैट्रिक। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोजेक्ट मेथड कैसे काम करता है, इस विधि की क्या कार्य पद्धति है, तो जानते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, उनमें उत्सुकता या किसी भी चीज के संदर्भ में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, बच्चों को उससे संबंधित जानने की इच्छा पैदा होती है, और बच्चे फिर उसका हल करने में, समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, और बच्चों को बोला जाता है कि आप इस समस्या का हल ढूंढें। तो बच्चा क्या करता है, उस समस्या को लेकर अपना प्रोजेक्ट बनाता है, विभिन्न प्रकार की जानकारियों को, संबंधित तथ्यों को जोड़ने का प्रयास करता है, कम संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, विभिन्न प्रकार से उनके संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उनको संबंध में जानकारियों को कलेक्ट करता है, और उनका आपस में संबंध स्थापित करते हुए उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। तो वही हमारा क्या है, प्रोजेक्ट मेथड है, जिसमें बच्चा खुद से उससे संबंधित प्रोजेक्ट के रूप में, एक कार्य के रूप में उसको शामिल करते हुए उसको समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार काम दिया जाता है,
ना कि अध्यापक की इच्छा के अनुरूप। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार ही वातावरण को उपलब्ध कराने का लेकिन प्रयास करता है। और इसमें साथ ही अंत में जब प्रोजेक्ट समाप्त होता है तो उस पर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चों को स्वयं से ही अपने आसपास से विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अपनी समस्याओं के समाधान करने होते हैं, जिसमें शिक्षक सिर्फ एक सहायक के रूप में या थोड़ा सा एक गाइडेंस के रूप में शामिल होगा, लेकिन बच्चों को स्वयं से ही चीजों को करना है। शिक्षक तो बस एक विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, वाद विवाद या विभिन्न प्रकार की चीजों को माध्यम से उपलब्ध करते हुए बालकों में क्यूरियोसिटी या उत्सुकता या किसी भी चीज के संदर्भ में एक उत्सुकता का भाव पैदा करता है, जिससे कि बच्चों में उसको जानने की इच्छा पैदा होती है और वह उनको समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। तो उसी को कहते हैं हमारी प्रोजेक्ट मेथड या जो है हमारा प्रोजेक्ट पद्धति, जिसके संदर्भ में नाम जोड़ा जाता है किलपैट्रिक का। अगली विधि है हमारी डाल्टन पद्धति या डाल्टन विधि। बिल्कुल साथियों, बहुत से लोग सोचते हैं डाल्टन विधि जो डाल्टन ने दी होगी, लेकिन नहीं, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हमारी हेलन पार्कस्ट। बिल्कुल साथियों, हेलन पार्कस्ट ने हमारी दी है डाल्टन पद्धति। यह भी एक बाल केंद्रित शिक्षा विधि ही मानी गई है, क्योंकि इसमें जो है हेलन जो है उन्होंने क्या किया था कि बच्चों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे स्वयं से क्रिया करके अनुभव से सीखे, इस पर बल दिया है। और देखा जाए तो यही हमारे मॉन्टेसरी और हमारी अन्य विधियां अब तक जो हमने जानी है उन सभी में भी इन्हीं पर ही जोर दिया गया है। तो कहने का मतलब है यह भी कहीं ना कहीं हमारी बाल केंद्रित शिक्षा विधि या पद्धति मानी जाती है, जो कि दी है हमारी हेलन पार्कस्ट ने, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होती है और इसमें बच्चा स्वयं से क्रिया करते हुए अनुभव से सीखता है। क्योंकि हेलन जो थी वो अमेरिका की थी, उन्होंने डाल्टन नगर में वो 30 बच्चों की टीचर थी, इंचार्ज थी, जो आयु तथा योग्यता में भिन्न भिन्न थे। तो उन सबकी आयु के बेस पर तो डिफरेंशिएशन होगा ही, और साथ ही साथ समान एज के हो तो भी व्यक्तिगत अंतर तो पाए जाते हैं। तो उस संबंध में उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया, उसको अपनी एक्टिविटी को, विधि को शामिल किया, जिसको ही डाल्टन पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसके संदर्भ में नाम है हमारा किसका, हेलन पार्कस्ट का। डाल्टन ये एक शहर का नाम था अमेरिका के, जहां पर इस प्रकार से इन्होंने इस विधि को प्रयोग में लिया। तो याद रखेंगे साथियों, डाल्टन पद्धति, हेलन पार्कस्ट, ये किस पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है, स्वयं से क्रिया करता है बच्चा और अनुभव से सीखता है। इसमें क्या होता है, निश्चित समय में निश्चित कार्य करना होता है और बालकों में उत्तरदायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्वावलंबन यानी कि सेल्फ डूइंग की भावना विकसित होती है। बच्चे स्वयं से ही अपने उत्तरदायित्व समझते हुए उन कार्यों को करते हैं और एक निश्चित समय अवधि इसमें लेकिन दी जाती है, और बच्चा इसमें क्या करता है, खुद से चीजों को करने का प्रयास करता है। और इसकी सबसे अच्छी विशेषता कि इसके माध्यम से शिक्षक और बच्चों के मध्य गहरा संबंध स्थापित होता है, विकसित होता है, और बच्चे स्वयं से ही चीजों को अपनी इच्छाओं के आधार पर, रुचि के आधार पर, अपने खुद सेल्फ मोटिवेशन के आधार पर चीजों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। डाल्टन पद्धति, हेलन पार्कस्ट। अगला है अन्वेषण विधि या खोज विधि। बिल्कुल साथियों, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। इसको इंग्लिश में नाम से जाना गया है ह्यूरिस्टिक मेथड। कई बार इसका अंग्रेजी नाम को भी हिंदी में लिख देता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो साथियों याद रखेंगे, खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम जोड़ा जाता है। जैसा कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं, ह्यूरिस्टिक यानी कि इसका मतलब होता है अन्वेषण, जिसका मतलब होता है खोज करना, ये डिस्कवरी। तो कक्षा में या शिक्षण में कई बार इस प्रकार से भी चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें खोज परक उपागम शामिल करते हुए बच्चा जिसमें खुद स्वयं से चीजों को खोजते हुए विभिन्न प्रकार की चीजों के हल निकालने का प्रयास करता है, समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। जैसे कि प्रोजेक्ट विधि था, लगभग कुछ इसी प्रकार से इसमें भी क्रिया विधि होती है। बच्चा इसमें खुद से ही खोजबीन करके उन चीजों के संबंध में जानकारियां निकालने का प्रयास करता है, समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। तो उसी को ही अन्वेषण विधि, खोज विधि या हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसके संदर्भ में हमारा नाम जोड़ा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग का। इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं से ही खोजबीन करते हुए चीजों को सीखता है। इस शिक्षण में क्या होता है, अध्यापक की सहायता और परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती है और बच्चा खुद ही समस्याओं का समाधान निकालता है। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि में थोड़ा शामिल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को समस्या के लिए प्रश्न दे देता है
और वहां से फिर हट जाता है और बच्चे स्वयं से उसका हल खोजते हैं और उनको प्रयास करने का, उनका समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को कहते हैं हमारी कौन सी विधि, हमारी यही हो जाती है हमारी अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसके संदर्भ में नाम जोड़ा जाता है हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग का। अगला है परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड। यह हमारी बहुत पुरानी विधि है, काफी समय से चलती आ रही है। बाल केंद्रित विधियों में से इसको थोड़ा सा अगर हम बात करें तो पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। इस विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये अब लगभग फिलहाल में हमारे काफी समय से प्रयोग की जा रही है, क्योंकि अब जो है हमारी व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें हमारा शिक्षण का प्रारूप ऐसा है कि पुराने समय में क्या होता था कि पूर्ण रूप से शिक्षक के ऊपर निर्भर होता था, शिक्षक ही व्याख्या करता था, शिक्षक ही सक्रिय रहता था, बच्चे सिर्फ सुनते थे। लेकिन अब वर्तमान में जो थोड़ा सा इसको शामिल किया गया है वो परिचर्चा के माध्यम से शामिल किया गया है, अर्थात अब सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय नहीं रहता है, शिक्षक के साथ साथ बालक भी सक्रिय रहते हैं। दोनों के बीच प्रश्न उत्तर और विभिन्न प्रकार की चीजों का विनिमय, ज्ञान से संबंधित, तथ्यों से संबंधित विनिमय की चीजें चलती हैं। दोनों ही सक्रिय रूप से शामिल होकर विभिन्न समस्याओं के समाधान को प्राप्त करते हैं। तो परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड की बात करें तो इस विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं। कई बार छात्र कुछ बिंदुओं पर लेकर अपने अलग अलग विचार रखते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है और फिर उनके अंतिम रूप से जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि में के द्वारा जो है बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सभी छात्र अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और तत्पश्चात सभी तर्कों के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर एक निश्चित अवधारणा का निर्माण किया जाता है। अगली है निदर्शन विधि। निदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसे कहते हैं। तो साथियों, किसी भी चीज को दिखाते हुए, किसी भी चीज के संदर्भ में एक डेमो करते हुए, आपने सुना होगा ना डेमो दिखाया जा रहा है। तो डेमो क्या होता है, किसी भी चीज के संदर्भ में एक छोटा सा नमूना पेश किया जाता है। किसी भी चीज को जब करके दिखाया जाता है और बाद में फिर हमको वो स्वयं से खुद से करना होता है, तो उस प्रकार की मेथड को ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या निदर्शन विधि कहा जाता है। अर्थात जब अध्यापक रोचक रोचक उदाहरण, अच्छे अच्छे उदाहरण, चार्ट या नक्शे हो सकते हैं, मॉडल, प्रोजेक्टर या अन्य प्रकार की कैसी भी किसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए पढ़ाता है, तो उसे निरूपण विधि कहलाती है, कहते हैं। यह शिक्षण की सबसे अच्छी या सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की चीजों को बच्चों को पहले दिखाया जाता है, बाद में उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस या चीजों को समझाया जाता है। या शिक्षण के दौरान ही जब हम विभिन्न प्रकार की चीजों को दिखाते हैं, समझाते हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रोसेसिंग को भी समझाने का प्रयास किया जाता है, उनको भौतिक स्वरूपों से परिचित कराया जाता है उन तथ्यों के, तो वहां पर हमारा क्या किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है या निदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे अंतिम आज के जो शिक्षण विधियों का हमने एक्सप्लेनेशन के क्रम में हमारी है व्याख्यान विधि, जिसे हम लेक्चर मेथड या डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। वर्तमान समय में इसको सबसे कम प्रभावी माना गया है, सबसे कम अच्छा माना गया है। हमारी जो प्राचीन कालीन शिक्षा है, जो रूढ़िवादी शिक्षा है, जिसमें हमारा शिक्षक को प्रथम स्थान दिया गया था और बालक को गौड़ स्थान दिया गया था, तो उसमें हमारा व्याख्यान विधि ही हुआ करती थी। कहीं ना कहीं इसमें क्या होता था कि सिर्फ शिक्षक बोलता है और बच्चे निष्क्रिय होकर बैठ करके सिर्फ सुनते हैं। बच्चों के सवाल जवाब या उनकी जो भी इच्छाएं हैं या इच्छाओं से कह सकते हैं, जो भी उनकी उत्सुकताएं हैं, उनको शामिल उसमें नहीं किया जाता है। एक पक्षीय क्रम से यानी कि चलता है, सिर्फ एक पक्षीय, मूल रूप से एक पक्ष पर ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है, अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसी को व्याख्यान विधि, लेक्चर या डिस्क्रिप्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं एक शिक्षक केंद्रित विधि भी मानी जाती है। इस विधि में अध्यापक एक पाठ को तैयार करके आता है और अपने विषय के बारे में बच्चों को उनकी जानकारियां देना शुरू कर देता है। हालांकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये शिक्षक केंद्रित विधि है, जिसमें बच्चा क्या है, विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भी हमारी ये शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि है, इसको पूर्णतः हम खराब कह सकते हैं। इस प्रकार से हम छोटे बच्चों को प्रयोग करते हुए नहीं करा सकते हैं शिक्षण, लेकिन उच्च स्तर पर जो हमारी शिक्षा है, कक्षाएं हैं, वहां पर बच्चों का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर अच्छा हो जाता है, चीजों की समझ हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा संभव है। अर्थात व्याख्यान विधि के आधार पर वर्तमान जो हमारा शिक्षा के स्वरूप है, उसमें उच्च स्तर की शिक्षा में इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो व्याख्यान विधि हमारी होती है जो शिक्षक केंद्रित है, जिसमें बच्चा
निष्क्रिय रहता है। वर्तमान भौतिक जो हमारा शिक्षा का स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप में है, तो उसमें हम इसको व्याख्यान विधि को शामिल करते हैं उच्च स्तर की शिक्षा के लिए। लेकिन सामान्य स्तर पर जो हमारे जो प्राथमिक स्तर है या निम्न स्तर है, उस पर इस व्याख्यान विधि को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में हमारे बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें किसी भी ऐसी प्रकार की विधि जिसमें शिक्षक को पूर्णतः स्थान मिले और बालक निष्क्रिय रहे, ऐसा कोई भी व्यवस्था को अच्छा नहीं माना गया है। तो व्याख्यान विधि हमारी है जो है वो कैसी है, उच्च स्तर के लिए अच्छी मानी गई है, और इसमें इसको शिक्षक केंद्रित व्यवस्था के या विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो साथ ही इसी के साथ हमने जाना कि हमारी शिक्षण विधियां जो है वो कौन कौन सी हैं, उनके प्रतिपादक कौन हैं, और जो खास खास हमारी कुछ शिक्षा विधियां हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स को जाना, उनकी क्वालिटीज और जो भी उनके संबंध में पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं, हमने उनको जाना। इसी के साथ अब हम जानेंगे कि हमारी कौन कौन सी शिक्षण विधियों को हमने किस प्रकार की शिक्षण विधियों में शामिल किया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं ये विधि किस पर आधारित है। तो एक बार हम इन साथियों इनको जानेंगे कि कौन कौन सी हमारी शिक्षण विधियां हैं जिनको शिक्षक केंद्रित माना गया है, अर्थात जिनमें पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से स्थान शिक्षक का होता है, बालक का गौण स्थान होता है, और कौन कौन सी हमारी ऐसी शिक्षण विधियां हैं जिसमें बालक को प्राथमिकता दी गई है, मुख्य स्थान बालक को दिया गया है तथा सेकंड स्थान टीचर को दिया गया है। तो एक बार इनको बिल्कुल कंपैरिजन करते हुए बिल्कुल अलग अलग जानेंगे कि कौन कौन सी विधियां शिक्षक केंद्रित हैं और कौन कौन सी बाल केंद्रित हैं। उनके अंदर डिटेल में जाने ना जाने, कम से कम हमें निश्चित तौर पर यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि यह विधि हमारी किस पर आधारित है, शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है। तो जानते हैं पहले उन विधियों के नाम जो हमारी शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, अर्थात जिनमें शिक्षक को ही पहला स्थान दिया गया है, मुख्य रूप से वो उसमें शामिल होते हैं। तो शिक्षक केंद्रित विधियों के नाम है व्याख्यान विधि, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें टीचर एक्सप्लेनेशन कर रहा है, बोले जा रहा है, बच्चा निष्क्रिय है। ठीक है। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि में मतलब सीधे सीधे बस चीजों को दिखा रहा है, कोई बहुत ज्यादा उनको इंस्ट्रक्शन नहीं करा रहा है। कहानी विधि, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल विधि या अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये सभी हमारी पांचों विधियां हमारी शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। याद रखना है अच्छे से, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये हमारी सभी पांचों विधियां हमारी कैसी हैं, शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। साथ ही कुछ और भी विधियां हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हमने उनको इसमें शामिल किया है। और वही हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो विधियां हैं, वो हमने मैक्सिमम इसमें शामिल की है, और ऐसी विधियों के भी नाम शामिल किए जो शायद आपने अभी ना भी सुने हो या बहुत कम सुने हो। तो जानते हैं बाल केंद्रित विधियां हमारी कौन कौन सी हैं जिनमें बालक को मुख्य रूप से आधार माना गया है। तो एक बार उनके सभी के नाम याद रखने हैं कि हमारी सभी विधियां कौन सी हैं, बाल केंद्रित हैं या चाइल्ड सेंटर्ड है, या बालक को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। तो जानते हैं उनके नाम। प्रोजेक्ट विधि हमारी, बिल्कुल साथी याद रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि एक बाल केंद्रित विधि है। दत्त कार्य विधि, वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन विधि। दत्त कार्य जिसे कहते हैं असाइनमेंट मेथड। समीक्षा विधि, किसी भी चीज का समीक्षा करना। पर्यटन विधि, घूमने फिरने से संबंधित भ्रमण के आधार पर जब चीजों को उपलब्ध कराया जाए। सर्वेक्षण विधि, खेल विधि, सहचार्य विधि हमारी, ऐतिहासिक खोज विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी हमारी क्या है, बाल केंद्रित विधियां हैं। इसी के साथ और भी हैं, जैसे कि अनुकरणीय विधि या पात्र अभिनय विधि, संवेदनशील प्रशिक्षण विधि, अन्वेषण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि, ये भी हमारी सभी बाल केंद्रित हैं। और जानेंगे डिटेल में, और भी अन्य कुछ विधियां हैं, एक एक को नाम हमें अच्छे से पता होने चाहिए। समवाय विधि या कोरिलेशन जिसे कह देते हैं, श्रुति लेखन विधि, अनुकरणात्मक विधि, स्वामित्व अधिगम विधि, आव्यूह रचना विधि, स्वतंत्र अध्ययन विधि, मस्तिष्क विप्लव विधि और केलर योजना विधि। तो साथियों ये सभी विधि हमारी कैसी हैं, बाल केंद्रित विधियां हैं। प्रोजेक्ट विधि, दत्त कार्य विधि, वार्तालाप, समीक्षा, पर्यटन, सर्वेक्षण, खेल, सहचर्य, ऐतिहासिक खोज, प्रश्नोत्तर, अनुकरणीय, पात्र अभिनय, संवेदनशील प्रशिक्षण, अन्वेषण, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, समस्या समाधान, सामूहिक वाद विवाद, शैक्षिक पर्यटन, समवाय, श्रुति लेखन, अनुकरणात्मक, स्वामित्व अधिगम, आव्यूह रचना, स्वतंत्र अध्ययन, मस्तिष्क विप्लव, केलर योजना,
विधि, ये सभी हमारी साथियों कौन सी विधि है? बाल केंद्रित विधियां हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मतलब कि शिक्षण शास्त्र के अन्य आगे जो भी हमारे उपागम संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शिक्षण उपागम हमारे क्या हैं, तो उन सभी बिंदुओं से संबंधित हमारी अगली क्लास होगी, जिसमें आपको उन सभी से संबंधित फैक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। तो साथियों इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इससे आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।